उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। मिशन शक्ति से बदली यूपी की तस्वीर, 10 लाख बेटियों को मिला आत्मविश्वास और सुरक्षा का कवच। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी पहल के रूप में उभर कर सामने आया है। कभी महिला सुरक्षा को लेकर चुनौतियों का सामना करने वाला प्रदेश आज बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। सरकार के अनुसार मिशन शक्ति के तहत 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो अपनी सुरक्षा के प्रति पहले से अधिक जागरूक और सक्षम बनी है। साथ ही महिला हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी भी घर घर पहुंचाई गई है। अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक दिन की अधिकारी कार्यक्रम को माना जा रहा है। इसके तहत 89,000 से ज्यादा बेटियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव दिया गया, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और बड़े पदों पर पहुंचने का आत्मविश्वास विकसित हुआ है। इसके अलावा डिजिटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों छात्राओं को ऑनलाइन बैंकिंग, बचत और आर्थिक प्रबंधन की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। मिशन शक्ति ने सामाजिक बदलाव की दिशा में भी काम किया है। मीना मंच, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और बेटियों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार चलाए गए अभियानों के कारण आज उत्तर प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। मिशन शक्ति को प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के एक व्यापक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गाँव, शहर या जिला से देख रहे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यूजीसी का सख्त आदेश, 30 जून के बाद 2025 परीक्षा रिकॉर्ड अपलोड करने का नहीं मिलेगा मौका। उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि 2025 परीक्षा वर्ष के विद्यार्थियों के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड 30 जून तक अनिवार्य रूप से नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ईबीसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएं। यूजीसी ने साफ कर दिया है कि ये समय सीमा अंतिम होगी और इसके बाद 2025 परीक्षा वर्ष से जुड़े नए रिकॉर्ड अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग के अनुसार छात्रों की मार्कशीट, ग्रेड शीट और क्रेडिट से जुड़ा पूरा डेटा अपार आईडी के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट रिडेम्पशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उपलब्ध अन्य छात्र केंद्रित सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद अपलोड विंडो बंद हो जाएगी। हालांकि पहले से अपलोड किए गए रिकॉर्ड में विशेष परिस्थितियों में निर्धारित नियमों के तहत संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को समय रहते रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ईबीसी व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। लव और लैंड जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा समाज को एकजुट होकर करना होगा मुकाबला। लैंड जिहाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि समाज को इन चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा और देश को जाति, भाषा तथा क्षेत्र के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मन में भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं है तथा जो भारतीय संस्कारों का सम्मान नहीं करते, उनके लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि राम नाम में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान और सुरक्षा के लिए भगवान राम का जीवन एक आदर्श उदाहरण है और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में व्यापक जागरूकता की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में इस दिशा में सख्त कानून बनाए, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी सजगता जरूरी है। यूपी में औद्योगिक क्रांति की तैयारी, 10 नए इंडस्ट्रियल एरिया और कारोबार आसान बनाने को आएगा जन विश्वास 3.0। उत्तर प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को कई रफ्तार देने की तैयारियां शुरू हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। ये पहल केंद्र की उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसके तहत देश भर में 100 नए औद्योगिक क्षेत्र विकास किए जाने हैं। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए पहले से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे निवेशकों को कारोबार शुरू करने में आसानी होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। इससे उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के नियमों में अनुपालन में और राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार जन विश्वास 2.0 के तहत पहले ही 717 प्रकार के औद्योगिक अपराधों में सीधे जेल भेजने के प्रावधान को समाप्त किया जा चुका है, जिससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। बैठक में यह भी बताया गया है कि निर्यात के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य अब निर्यात रैंकिंग में 11वें स्थान से बढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया। सरकार का मानना है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों और आसान कारोबारी माहौल से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में और मजबूत भूमिका निभाएगा।
अखिलेश का बड़ा दावा, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी 225 विधायकों की टिकट काटेगी। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने 225 विधायकों की टिकट काट सकती है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में भाजपा लोकसभा चुनाव में हार गई या जहां उसे कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, वहां बड़े स्तर पर उम्मीदवार बदले जाने की तैयारी है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कई भाजपा विधायक जनता की समस्याओं के बजाय केवल अपने हितों में लगे हुए हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से भाजपा अब अपने विधायकों को बदलने की रणनीति बना रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा की जिम्मेदारी वापस लिए जाने को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कई मौजूदा विधायक खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता के आक्रोश और राजनीतिक माहौल का अंदाजा हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। लखनऊ के 55 केंद्रों पर रही चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लखनऊ में कड़े इंतजामों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन जाँच की गई और आधार कार्ड तथा प्रवेश पत्र का मिलान करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। सुरक्षा जांच के दौरान बेल्ट, घड़ी, सिक्के, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रतिबंधित वस्तुएं बाहर ही जमा कराई गई। कई अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार अपनी बेल्ट तक उतारनी पड़ी। परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समय से पहले केंद्रों पर पहुंचे। केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भी भारी भीड़ दिखाई दी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। अधिकारियों के अनुसार किसी भी केंद्र से अव्यवस्था या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पूरे दिन परीक्षा शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। 2027 की तैयारी में बीजेपी आंकड़ों और चौपालों के सहारे जनता तक पहुंचाएगी सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान को नई धार देने की रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान मंत्री, सांसद और विधायक गाँव-गाँव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखेंगे। पार्टी की योजना केवल सभाओं और भाषणों तक सीमित नहीं है। जनप्रतिनिधियों को रात्रि विश्राम कर गांव में चौपाल लगाने और सीधे लोगों से जुड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इन चौपालों में आयुष्मान भारत, हर घर नल, किसानों के लिए योजनाएं, शिक्षा सुरक्षा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हवाई सेवाओं के विस्तार जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। भाजपा ये बताने की कोशिश करेगी केंद्र में 2014 और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए विकास कार्यों से आम जनता को क्या लाभ मिला है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं। विपक्ष के संभावित हमलों और सत्ता विरोधी माहौल का मुकाबला करने के लिए भाजपा अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि योजनाओं की आंकड़ों और जमीनी उपलब्धियों के आधार पर जनता का भरोसा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि सरकार की उपलब्धियों को सीधे मतदाताओं तक पहुंचाकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाया जाए। फार्मर रजिस्ट्री में फंसे 53,000 किसान। आधार नियमों और तकनीकी खामियों ने बढ़ाई परेशानी। लखनऊ में हजारों किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बड़ी चुनौती बन गई है। जिले के करीब 2,46,000 किसानों में से 1,53,000 किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, लेकिन 53,000 किसान अब भी विभिन्न समस्याओं के कारण पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आधार कार्ड से जुड़ी है, जहाँ कई किसानों के रिकॉर्ड में पिता का नाम सही नहीं दर्ज है या फिर आधार के नए नियमों के कारण उसे सुधारा नहीं जा पा रहा है। कई मामलों में किसानों के आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह स्वयं किसान का नाम दर्ज है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब पिता का निधन हो चुका हो, क्योंकि आधार में संशोधन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। ऐसे किसान चाहकर भी अपने दस्तावेज ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड और खतौनी में नाम या स्पेलिंग के अंतर, खसरा खतौनी का डेटा सही तरीके से अपलोड न होना, एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी खामी और सर्वर संबंधी दिक्कतें भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं। केजीएमयू में एक्सपायरी दवाओं का बड़ा मामला, जांच शुरू, 3 दिन में रिपोर्ट तलब। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू के लिम्स सेंटर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और खुले में पड़ी दवाएं मिलने के मामले ने तुल पकड़ लिया। मामला सामने आने के बाद संस्थान प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कुलपति ने निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर 3 से 4 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए। जाँच के दायरे में दवाओं के रखरखाव से लेकर उनकी खरीद, भंडारण, निस्तारण की प्रक्रिया भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक लिम्स सेंटर में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के तहत
संचालित फार्मेसी के बाहर इंजेक्शन, विटामिन और पोषण संबंधी दवाएं खुले में पड़ी मिली थी। इनमें बड़ी संख्या में दवाएं एक्सपायरी बताई गई, जबकि कुछ दवाएं ऐसी थी जिन्हें सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता थी, लेकिन वो भी धूल, नमी और तेज गर्मी के बीच खुले में रखी गई थी। यूपी में नई आईटीआई प्रवेश नीति लागू, 75% सीटें स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नई आईटीआई प्रवेश नीति लागू कर दी गई, जिसके तहत अब पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार ट्रेड और संस्थान चुनने का अवसर देना है, ताकि कौशल प्रशिक्षण को और अधिक रोजगार परक बनाया जा सके। नई नीति के अनुसार अभ्यर्थी राजकीय और निजी दोनों आईटीआई में आवेदन कर सकेंगे और मेरिट के आधार पर 5 चरणों में सीटों का आवंटन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि राजकीय आईटीआई और पीपीपी मॉडल संस्थानों में 75% सीटें संबंधित जिले के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि शेष 25% सीटें अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए होंगी। इसके अलावा नई व्यवस्था में सीट अपग्रेडेशन की सुविधा भी दी गई है, जिससे छात्र बेहतर ट्रेड या बेहतर संस्थान में चयन का अवसर पा सकेंगे। अंतिम चरण में खाली सीटों को भरने के लिए विशेष प्रक्रिया भी लागू की गई है, ताकि कोई भी सीट खाली ना रहे और अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। सरकार का मानना है कि इस नीति से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सकेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं पर 10% ईंधन अधिभार जारी, पावर कॉर्पोरेशन को मिला 2 हफ्ते का समय। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को इस समय राहत मिलने के आसार नहीं और महीने के बिजली बिल में 10% ईंधन अधिभार शुल्क देना ही होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने इस मामले में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसके चलते फिलहाल उपभोक्ताओं से वसूली जारी रहेगी। अनुमान है कि इस अधिभार के जरिए बिजली कंपनियां करीब 1610 करोड़ रुपए की वसूली कर सकती हैं। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि वो अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अध्ययन करने के बाद ही आयोग को विस्तृत जवाब देगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस अधिभार को गंभीर अनियमितता बताते हुए आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है और वसूली पर सवाल उठाए। आयोग ने पहले पावर कॉर्पोरेशन से इस 10% अधिभार के औचित्य पर 7 दिनों में जवाब मांगा था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि बिना ठोस आधार और पारदर्शी आंकड़ों की अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। फिलहाल मामला नियामक प्रक्रिया में अटका हुआ और उपभोक्ताओं को तत्काल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यूपी में चुनावी रफ्तार तेज, हर विधानसभा में 80 करोड़ की सड़क पुल परियोजनाओं पर काम, सीएम योगी करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों को तेज करने की तैयारी शुरू की गई है। लोक निर्माण विभाग ने योजना बनाई है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्य कराए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आवंटित बजट का पूरा उपयोग समय पर हो सके। प्रत्येक क्षेत्र में वही कार्य सबसे पहले कराए जाएंगे जिन्हें विधायक या स्थानीय प्रतिनिधि शीर्ष प्राथमिकता बताएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लोक निर्माण विभाग को इस वर्ष करीब 35,156 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा नई सड़कों और पुलियों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंडलीय दौरों पर निकलकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वो एक दिन में 2 मंडलों का निरीक्षण कर विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और प्रगति का जायजा लेंगे। विभाग का लक्ष्य है कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर काम शुरू किया जाए, ताकि समय सीमा के अंदर सभी योजनाएं धरातल पर उतर सके। कुल मिलाकर ये पूरा अभियान राज्य में चुनाव से पहले विकास कार्यों की गति और प्रभाव दोनों बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, प्रोजेक्ट गंगा से 20 लाख घरों तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य राज्य के गांव और छोटे शहरों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, जिससे करीब 20 लाख से अधिक घरों तक वाइब्रेंट सुविधा पहुंचेगी। इस परियोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की तैयारी की गई है। प्रोजेक्ट गंगा के तहत गाँव-गाँव में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क विकसित किया जाएगा और न्याय पंचायत स्तर पर हजारों युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में तैयार किया जाएगा, जिनमें महिलाओं की भी लगभग 50% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना के तहत ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ वाईफाई, IPTV, OTT सेवाएं, CCTV आधारित सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी भाजपा में क्षेत्रीय अध्यक्षों पर जातीय फेरबदल लगभग तय, 15 जून तक नई सूची संभव। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 के तहत संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी तेज कर दी और क्षेत्रीय अध्यक्षों के जातीय समीकरण लगभग तय कर लिए गए हैं। पार्टी 15 जून तक नई सूची जारी कर सकती है, जिस पर अंतिम मोहर दिल्ली से मिलेगी। योजना के तहत पश्चिम, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों में जातीय संतुलन बदलने की तैयारी है, जबकि अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्रों में चेहरों को बदलकर जातीय समीकरण बनाए रखने की रणनीति पर काम हो रहा है। काशी में ओबीसी नेतृत्व
नेतृत्व पर फिर से विचार किया जा रहा है। अवध में ब्राह्मण विकल्पों की चर्चा है। गोरखपुर में भूमिहार नेतृत्व के भीतर बदलाव संभव है और पश्चिम यूपी में क्षेत्रीय की जगह गुर्जर या वैश्य चेहरे को मौका मिल सकता है। ब्रज और बुंदेलखंड में भी लोध और क्षत्रिय समीकरण को नए सिरे से साधने की तैयारी है। कुल मिलाकर भाजपा चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए हर क्षेत्र में जातीय संतुलन, संगठनात्मक मजबूती साधकर 2027 के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। यूपी में 28 लाख हैंडपंपों का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। खराब हैंडपंपों की जियो टैगिंग से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे करीब 28 लाख हैंडपंपों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इस व्यवस्था के तहत हैंडपंप की जल गुणवत्ता, स्थिति और उपयोग से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। खराब या निष्क्रिय हैंडपंपों की पहचान जियो टैगिंग के जरिए की जाएगी और उनकी मरम्मत या प्रतिस्थापन पर तेजी से कार्रवाई होगी। सरकार पेयजल स्रोतों की नियमित जांच और रंग कोडिंग सिस्टम लागू करने की भी तैयारी कर रही है ताकि गांवों में साफ पानी की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा सके। मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों से जुड़े विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूपी में भीषण गर्मी से बिजली संकट गहरा है। मांग 31,000 मेगावाट पार, गांवों में कटौती जारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान के चलते बिजली की मांग एक बार फिर 31,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई, जिससे राज्य की ऊर्जा व्यवस्था दबाव में आ गई है। पर्याप्त उत्पादन और सप्लाई न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती जारी है, जबकि कई शहरों में भी लोकल फॉल्ट और उत्पादन इकाइयों के ठप रहने से आपूर्ति बाधित हुई है। घाटमपुर, हरदुआगंज और खुर्जा की बड़ी उत्पादन इकाइयों से लगभग 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद रहने से स्थिति और बिगड़ गई है। पावर कॉर्पोरेशन को महंगे दाम पर बिजली खरीदने की कोशिश के बावजूद पूरी आपूर्ति नहीं मिल सकी, जिससे रात के समय कई इलाकों में 3 से 4 घंटे तक कटौती हुई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे आपूर्ति दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। भीषण गर्मी में लगातार बढ़ती मांग ने बिजली व्यवस्था की तैयारी और संसाधनों की कमी को उजागर कर दिया और फिलहाल राहत के आसार सीमित नजर आ रहे हैं। लखनऊ में 30 करोड़ से बनेगा रिजर्व सेंटर। पर्यटकों को भारतीय परंपराओं और संस्कारों से जोड़ेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से संस्कृति संग्रहालय, म्यूजियम एंड रिचुअल सेंटर विकसित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य देश विदेश के पर्यटकों को भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और आध्यात्मिक जीवन शैली से परिचित करवाना है। इस परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और क्यूरेशन कार्य की रूपरेखा भी तैयार हो गई है। इस सेंटर में जन्म से मृत्यु तक भारतीय जीवन यात्रा, 16 संस्कार और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को आधुनिक तकनीक जैसे 3D प्रोजेक्शन, होलोग्राफिक डिस्प्ले और इंटरैक्टिव गैलरी के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही वैदिक परंपराओं, पंच तत्वों और दैनिक भारतीय अनुष्ठानों जैसे तुलसी पूजा, आरती, गौ सेवा और अतिथि सत्कार को विशेष रूप से दिखाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पहली किश्त के तौर पर 8 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह परियोजना पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षा का भी बड़ा केंद्र बनने की दिशा में देखा जा रहा है, जिससे भारत की परंपरागत जीवन शैली को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। यूपीएसएससी ने ग्रुप सी भर्ती में नई कट ऑफ जारी कर अभ्यर्थियों को राहत और दस्तावेज प्रक्रिया को तेज किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती की पुनरीक्षित कट ऑफ जारी कर दी है, जिससे 86 अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिला है। उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए कट ऑफ 4.25 अंक तक की गई और अभिलेख परीक्षण के लिए प्रोफार्मा भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद के 4 अभ्यर्थियों की सुनवाई 23 जून को होगी और बीसीजी तकनीशियन पद के 77 अभ्यर्थियों का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के तहत 706 चयनित अभ्यर्थियों को 11 जून से 10 जुलाई तक अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने का मौका मिलेगा, जबकि कनिष्ठ सहायक पद के 224 अभ्यर्थियों के लिए भी दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया अब तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है और अभ्यर्थी समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। वस्त्रोद्योग और माटी कला से रोजगार का नया मॉडल। यूपी में आत्मनिर्भरता पर जोर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्रोद्योग और माटी कला क्षेत्रों को बड़े रोजगार और स्वरोजगार के स्रोत के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना है कि इन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़कर युवाओं, महिलाओं और कारीगरों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण केवल प्रमाण पत्र तक सीमित न होकर सीधे रोजगार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि उद्योगों की जरूरत के अनुसार दक्ष मानव संसाधन तैयार हो सके। वस्त्रोद्योग में ऑटोमेशन, आधुनिक मशीनरी और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के विस्तार को देखते हुए प्रशिक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताया गया। सरकार सोलर 4 आधुनिक डिजाइन, ई कॉमर्स और ब्रांडिंग के जरिए माटीकला उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
सीसीएसयू हॉस्टलों में सुरक्षा कड़ी, झगड़ों पर लगाम के लिए रात में तैनात होंगे अतिरिक्त गार्ड। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रावासों में लगातार हो रहे झगड़ों और अनुशासनहीनता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का फैसला किया है। कार्य परिषद की बैठक में तय किया गया कि अब सभी हॉस्टलों में रात के समय एक के बजाय 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी विवाद या अप्रिय घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। इसके साथ पुरुष छात्रावासों में केयरटेकर की नियुक्ति भी की जाएगी, जबकि महिला छात्रावासों में ये व्यवस्था पहले से लागू है। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये माना गया कि हाल के दिनों में हॉस्टल में झगड़ों की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। हालांकि मुख्य छात्रावास अधीक्षक ने हर शिफ्ट में और अधिक गार्ड की मांग भी रखी थी। बैठक में केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि शैक्षणिक फैसले भी लिए गए। 35 शोध छात्रों को उपाधि देने के साथ कुल कॉलेजों की संबद्धता से जुड़े निर्णय भी हुए। जिन संस्थानों में कमियां पाई गई हैं उन्हें सुधार का समय दिया गया, लेकिन स्पष्ट चेतावनी है कि सुधार न होने पर अगले सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मेरठ में ईवी क्रांति की तैयारी, 20 चार्जिंग स्टेशन और 5 बैटरी स्वैपिंग हब से बदलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेरठ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत शहर में 20 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 5 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट 2027 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया और इसे पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा, यानी निजी कंपनियां अपने खर्च पर स्टेशन बनाएंगी और नगर निगम केवल जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए शहर में स्थान चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। प्रस्ताव इसी सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां बिजली उपकेंद्र पास हो और आसपास बाजार, होटल या ढाबे जैसी सुविधाएं मौजूद हो, ताकि लोग चार्जिंग के दौरान समय का उपयोग कर सके। दिल्ली रोड, गढ़ रोड, हापुड़ रोड और अन्य प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जहां वाहन चालक अपनी खाली बैटरी को तुरंत चार्ज बैटरी से बदल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। शासन की नीति के तहत हर जिले में कम से कम 20 चार्जिंग और 5 स्वैपिंग स्टेशन अनिवार्य हैं। आगरा में कचरे से बिजली का बड़ा प्रोजेक्ट, साल के अंत तक शुरू होगा 15 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। आगरा में कचरे के निस्तारण और बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस साल के अंत तक शुरू होने जा रहा है, जो शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस प्लांट में रोजाना करीब 800 टन कूड़ा प्रोसेस कर लगभग 15 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। मेयर हेमलता दिवाकर और पार्षदों ने प्लांट का निरीक्षण कर इसकी तैयारियों और तकनीकी प्रक्रिया को देखा और समझा। ये परियोजना स्पार्क ब्रेसन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है और खास बात यह है कि इसमें नगर निगम का कोई खर्च नहीं हो रहा है। पूरा काम निजी भागीदारी मॉडल पर किया जा रहा है। प्लांट शुरू होने के बाद आगरा का कूड़ा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित होगा और भविष्य में आसपास की नगर पंचायतों और छावनी क्षेत्रों का कचरा भी यहां लाया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान मेयर और पार्षदों ने सिटी बस से यात्रा कर ईंधन बचाने का संदेश भी दिया। अधिकारियों ने बताया कि ये प्लांट आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का हिस्सा है, जिससे शहर में कचरे की समस्या काफी हद तक कम होगी, ऊर्जा उत्पादन भी संभव होगा। आलू संकट गहरा है, गिरते भाव से किसान परेशान, कोल्ड स्टोरेजों में 85% से ज्यादा स्टॉक फंसा। आगरा में इस साल आलू किसानों के लिए हालात बेहद खराब बने हुए, क्योंकि उत्पादन अच्छा होने के बावजूद बाजार में दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और खरीदार लगभग गायब हैं। स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेजों में रखा गया लगभग 85% आलू अब भी बाहर नहीं निकल पाया, जबकि पिछले साल इसी समय तक करीब 15% निकासी हो जाती थी। इस बार से 5% आलू ही बाजार में पहुंच सका है, जिससे किसानों की चिंता काफी हद तक बढ़ गई है। जिले में करीब 85,000 हेक्टेयर में आलू की बुआई हुई थी, लेकिन अच्छी पैदावार के बावजूद कीमतें लागत से भी नीचे चली गई हैं। किसान बता रहे हैं कि जहां पहले खुदाई के समय ही 500 से 800 रुपए प्रति बैग तक दाम मिल जाते थे, वहीं इस बार व्यापारी खेतों तक नहीं पहुंच रहे। कोल्ड स्टोरेज संचालक भी घाटे के डर से किसानों की मदद करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि भाड़ा और खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिले के 332 कोल्ड स्टोरेजों में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित है, लेकिन बिक्री ठप होने से स्टॉक जाम हो गया है। थोक बाजार में भी कीमतें बेहद कम है, जिससे किसान कर्ज के बोझ में दबने की आशंका जता रहे हैं। सरकार के आश्वासनों के बावजूद अभी तक कोई ठोस खरीदी व्यवस्था जमीन पर नहीं दिखी है, जिससे आलू किसान गंभीर संकट में हैं। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, सरकारी वकीलों की फीस में 20 से 60% तक बढ़ोतरी, नई दरें लागू। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडिया ने अदालतों में सरकार और रेलवे का पक्ष रखने वाले वकीलों की फीस में बड़ा बदलाव करते हुए 20 से 60% तक बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे बोर्ड के नए आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जिला अदालतों में काम करने वाले सभी पैनल वकीलों को अब संशोधित दरों पर भुगतान मिलेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से देश भर के सभी जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों और मेट्रो रेल पर लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए वकील
वकीलों की फीस 16,000 से बढ़ाकर 21,600 रुपये प्रति सुनवाई कर दी गई, जबकि अन्य ग्रुप के वकीलों की फीस में भी समान अनुपात में वृद्धि की गई है। हाईकोर्ट और CAT में भी मासिक रिटेनर और प्रति सुनवाई भुगतान बढ़ाया गया है। जिला अदालतों में भी फीस 1800 से बढ़ाकर 2,880 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। ये संशोधन फरवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और कुछ श्रेणियों में जून 2026 से लागू होगा। साथ ही ट्रैवल, होटल और क्लर्क खर्च के नियम भी अपडेट किए गए हैं, जिसमें क्लर्केज के रूप में 10% अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी शामिल है। QR कोड से मिलेंगी 40 सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन भी होगा आसान। प्रयागराज में ग्रामीणों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए योजना मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब लोग सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 40 योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सीधे आवेदन भी कर सकेंगे। ये पहल मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की ओर से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गाँव में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण को तेज और पारदर्शी बनाना है। इस पोर्टल में पशुपालन, कृषि, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और मत्स्य पालन जैसी कई विभागीय योजनाएं शामिल हैं। QR कोड स्कैन करने पर लोग योजना से जुड़ी पात्रता, प्रक्रिया और लाभ की जानकारी देख सकते हैं और आवेदन सीधे जिला मुख्यालय तक पहुंच जाएगा। इसके बाद सत्यापन और पात्रता तय करके लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत QR कोड बैनर और पोस्टर पंचायत भवनों, स्कूलों और सार्वजनिक वितरण दुकानों पर लगाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इसका उपयोग कर सकें। सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यम से योजनाओं की पहुंच गांव-गांव तक तेज, सरल, प्रभावी बनाई जा सके। UPPSC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 2 विषयों के एडमिट कार्ड जारी। 17 जून को लखनऊ में परीक्षा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 2 विषयों मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। ये परीक्षाएं 17 जून को लखनऊ में आयोजित की जाएंगी। मनोविज्ञान विषय की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक होगी, जबकि अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक ली जाएगी। दोनों परीक्षाएं आयोग परीक्षा भवन में आयोजित होंगी और उम्मीदवार अपने OTR नंबर के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले मिलेगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले आयोग 13 अन्य विषयों की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी जारी कर चुका है, जो 14 जून को प्रदेश के 67 जिलों में एक साथ आयोजित की जाएगी। 2027 चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश। PM मोदी अलीगढ़ में कर सकते हैं 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण। नरेंद्र मोदी के अगले 1.5 महीने में अलीगढ़ दौरे की संभावना जताई जा रही है, जहां वो 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। इनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, क्वारसी फ्लाईओवर और नौरंगी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दौरा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के विकास एजेंडे और कामकाज की निरंतरता का बड़ा राजनीतिक संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने 2021 में रखी थी। अब इसका निर्माण अंतिम चरण में है। वही फ्लाईओवर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी तैयार कर लोकार्पण सूची में शामिल करने पर चर्चा चल रही है। सरकार और प्रशासन इस कार्यक्रम के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि जिन परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, उन्हें समय पर पूरा कर जनता को समर्पित किया जा रहा है, जिससे 2027 चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में विकास और प्रदर्शन का मजबूत संदेश दिया जा सके। उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव। सब्सिडी वाले सिलेंडर 9 से घटकर 4, लाखों उपभोक्ता प्रभावित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी में बड़ा बदलाव किया गया, जिसके अनुसार अब लाभार्थियों को साल में 9 की जगह केवल 4 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। इस फैसले का सीधा असर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के 1,61,000 से अधिक उज्ज्वला उपभोक्ताओं पर पड़ने की बात सामने आई है, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों की रसोई लागत बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार पहले लाभार्थियों को साल भर में 9 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब ये सीमा घटाकर 4 कर दी गई है। जिले में कई उपभोक्ता नियमित रूप से सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं और कुछ ने KYC भी पूरी नहीं की, जिसके कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। करीब 2000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो उन्होंने कनेक्शन लेने के बाद दोबारा सिलेंडर नहीं लिया, क्योंकि वो दूसरे शहरों में काम करने चले गए। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है और धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना था, लेकिन इस बदलाव ने उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अभी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कटौती को लेकर कोई नया आधिकारिक आदेश नहीं मिला और आदेश आने पर ही पूरी तरह लागू किया जाएगा। नोएडा के सलारपुर गांव में 8 करोड़ की परियोजनाओं से विकास को नई रफ्तार। नोएडा के सलारपुर गांव में 8 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं को बड़ा सुधार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे, जहां सड़कों, नालियों, सामुदायिक केंद्र और जल निकासी व्यवस्था जैसे कई कामों की शुरुआत की गई। परियोजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से 20 से अधिक आंतरिक सड़कों और नालियों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 3 करोड़ रुपए से आधुनिक डबल स्टोरी सामुदायिक केंद्र बनेगा। इसके अलावा 2
करोड़ रुपए की लागत से बड़े नाले पर आरसीसी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है ताकि जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। साथ ही कई अन्य कार्य जैसे सीवर और जलापूर्ति लाइनों का विस्तार, पुल निर्माण, स्ट्रीट लाइट व सौंदर्यीकरण योजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार का दावा है कि इन विकास कार्यों और भंगेल सलार पुल एलिवेटेड रोड को पूरा होने के बाद पूरा क्षेत्र आधुनिक शहरी स्वरूप में बदल जाएगा और स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। हरनंदी पुल पर मरम्मत से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 1.5 महीने तक ट्रैफिक की बड़ी चुनौती। ग्रेटर नोएडा और नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाले हरनंदी पुल पर मंगलवार से मैस्टिक सड़क मरम्मत का काम शुरू हो गया, जिसके चलते आने वाले लगभग 1.5 महीने तक यातायात गंभीर रूप से प्रभावित रहेगा। पुल की दोनों दिशाओं चार मूर्ति चौक से नोएडा और नोएडा से चार मूर्ति चौक की सड़कें जगह जगह टूटने के कारण उनकी मरम्मत की जा रही है। काम के दौरान एक समय में केवल एक लेन ही चालू रहेगी, जबकि दूसरी लेन को बैरिकेड लगाकर बंद रखा जाएगा, जिससे लंबा जाम और धीमी रफ्तार की स्थिति बनी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह बंद ना हो। प्राधिकरण के अनुसार एक लेन का काम पूरा होने के बाद दूसरी लेन पर काम होगा। अधिकारियों ने कहा है कि यह मरम्मत जरूरी है और लोगों से सहयोग व सावधानी बरतने की अपील भी की गई है।